हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि आपको डायपोल मोमेंट का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कल। और उम्मीद करता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर आपका है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी तक जितना भी टॉपिक आपको करवाया है सारा आपके बहुत काम का टॉपिक है भाई। सब में से क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। डायपोल मोमेंट के बारे में कल हमने सीखा था और आज मैं आपको डायपोल मोमेंट के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके पेपर में आते हैं। और दोनों तरह के एग्जाम्स में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं और जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी आपको उसके टॉपिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये पेपर में कोई आपसे एप्लीकेशन सीधी नहीं पूछता है कि राइट द एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ही दिया जाता है और उस क्वेश्चन के बेस पे ही आपसे जो है डाइपोल मोमेंट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस को बताने से पहले मैं कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा जिन पर आपका डाइपोल मोमेंट डिपेंड कर सकता है, कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिन पर आपका डाइपोल मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए भाई, कि भी काम आते हैं आपके। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो बेसिकली डिपेंड करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। नॉर्मल सी बात है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, और जितना वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। दूसरा, जो आपका डाइपोल मोमेंट है भाई वो बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो आपका है, नॉर्मल सी बात है भाई, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डी ज्यादा होगा, डी ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। ठीक है, तो जिस जिस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ ज्यादा मिलेगी आपको, उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट भी आपको ज्यादा मिल सकता है। तीसरा, जो हमारा डाइपोल मोमेंट है भाई वो आपका डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की सिमेट्री पे। बताया था मैंने कि जितना मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा उतना डाइपोल मोमेंट उसका कम होगा, जितना ज्यादा अनसिमेट्रिकल होगा उतना डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो उसके सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। और जो बिल्कुल लास्ट फैक्टर है जिसपे आपका ये डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है भाई बॉन्ड एंगल के स्क्वायर रूट पे, भी हम देख चुके हैं फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो ये चार फैक्टर आपके ऐसे हैं जिसके ऊपर आपका डाइपोल मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है। ओके, तो अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, कि क्या क्या एप्लीकेशंस इसकी हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशंस की है भाई, साफ करते हैं इसको पहले। सबसे पहली जो एप्लीकेशन आपकी है वो तो बहुत आसान सी है, बताई भी मैंने आपको, कि ये आपकी हेल्प किस में करता है? इट हेल्प्स टू डिसाइड द पोलैरिटी। बताया था ना, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। नॉर्मल सी बात, साफ दिख रहा है। तो जितना मॉलिक्यूल पोलर ज्यादा होगा उतना उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, जितना मॉलिक्यूल पोलर कम होगा उतना उसका डाइपोल मोमेंट कम आएगा। तो डाइपोल मोमेंट अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके हम ये बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलर है, कितना ज्यादा पोलर नहीं है। ठीक है, दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है भाई वो कुछ कुछ इससे रिलेटेड ही करती है वैसे तो, कि इसकी हेल्प से हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना है, ठीक है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना है वो भी हम कैलकुलेट बड़ी आसानी से इसमें कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई? डाइपोल मोमेंट की हेल्प से आप परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसका फॉर्मूला होता है कि जो आपने एक्सपेरिमेंटल करके डाइपोल मोमेंट निकाला है वो, और जो थ्योरिकली आपने पेपर पे निकाला है वो, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और अगर परसेंटेज पूछी गई है तो 100 से इसको हम क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसकी जो है सेकंड एप्लीकेशन हो गई कि इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज आयनिक वेक्टर निकाल सकते हैं। वैसे परसेंटेज आयनिक वेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है भाई, वो भी आपको बता देता हूँ, काम आएगा। तो अगर आपको डायपोल मोमेंट नहीं दिया होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी होती है दो एटम्स के बीच की, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच पे भी आप निकाल सकते हो। दैट इज फॉर्मूला इज 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी प्लस 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी और इसका स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप जो है परसेंटेज आयनिक वेक्टर निकाल सकते हो, वेयर एक्स से एन एक्स भी आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स। ओके, समझ में आ गया? ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन थी। इसके अलावा जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन इसकी बनती है वो क्या बनती है भाई, हम पढ़ के आ चुके हैं वैसे तो, कि इट डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, बताया था ना, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो वो सिमेट्रिकल होगी, और अगर डायपोल मोमेंट 0 नहीं आ रहा है तो वो अनसिमेट्रिकल हो सकती है। ओके, तो ये हमें क्या हेल्प जानने में हेल्प करता है, ये हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमें और क्या बताता है, इसके अलावा ये हमें बताता है कि भाई बॉन्ड मोमेंट जो है, बॉन्ड मोमेंट, अब बॉन्ड मोमेंट क्या होता है, बॉन्ड मोमेंट आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये अमोनिया है, ठीक है, और ये इस पे लोन पेयर है। ओके, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो डायपोल मोमेंट होगा ये इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट होगा ना, ओवरऑल तो पूरे मॉलिक्यूल का हम निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे ना, लेकिन जो ये इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है हमारा भाई आपका, इस इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट को क्या बोलते हैं, इस इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट को ही हम उसका बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या कहलाता है आपको, डायपोल मोमेंट हमें किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड मोमेंट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास वाटर है, ठीक है, वाटर केस में क्या होता है, जो आपका बॉन्ड एंगल होता है थीटा, दैट इज 10 और 25 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, और इसमें जो इसका जो ऑब्जर्व्ड, देखिए वाटर में क्या है, वाटर में ये इस तरीके से है ना, ये तो ये भी है और ये भी है ना, ऐसे ही होगा। तो यहां से क्या होता है, यहां से हमारा जो म्यू ऑब्जर्व आएगा वो क्या आएगा, 2 म्यू ओ एच, इसका और इसका उन दोनों का डबल प्लस सॉरी इंटू कोस इसका हाफ, तो 10425 का हाफ। ठीक है, म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो इक्वल होती है 1.85 के, इक्वल टू 2 म्यू ओ एच, और साथ में वैल्यू वो आपको न्यूमेरिकल में मिल जाएगी जितनी भी होती है, और वहां से आप क्या निकाल सकते हो, बॉन्ड मोमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का इंडिविजुअल का कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन थी कि इट हेल्प टू कैलकुलेट द बॉन्ड मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अलावा एक तो एप्लीकेशन हो रहा है भाई, जो अभी फिलहाल तो आपके काम इतनी नहीं आती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा चैप्टर को या केमिस्ट्री में थोड़ा सा और आगे चैप्टर्स को पढ़ लोगे, ऑर्गेनिक में आओगे, वहां आपको थोड़ी सी इसकी हेल्प मिलती है। तो होता क्या है, देखिए कुछ एल्कीन हमें सुना होगा, 10th क्लास में एल्कीन सुना था एल्कीन के बारे में। ये ऐसे था, मान लीजिए अभी एल्कीन है, इथीन है ये, अब इथीन में तो यहाँ दोनों तरफ H लगे होते थे ऐसे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये लेता हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और इस साथ एक H लगा हुआ और एक H यहाँ लगा हुआ, तो इसको मैं देखो दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों CH3 यहाँ है और ये H यहाँ है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, दोनों गलत नहीं है। ठीक है, अगर इस तरीके से लगा हो भी, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन जो है, सेम ग्रुप जो है हमारे वो सेम साइड पे हो, तो उसको बोलते हैं सिस फॉर्म, और अगर वो अपोजिट साइड पे हैं इस तरीके से, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये बताने में कि वो सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है, डायपोल मोमेंट हेल्प करता है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, हमारे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ये वाली होगी, ठीक है, और यहाँ ये वाली होगी।
ठीक, इसी तरह यहाँ पर ये वाली और यहाँ पर ये वाली, तो यहाँ पर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन अगर यहाँ देखें हम, तो यहाँ डायरेक्शन कैसी होगी हमारी, यहाँ हमारी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि ये यहाँ और ये यहाँ, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ट्रांसफॉर्म जो होगी एल्कीन के अंदर, ट्रांसफॉर्म का डायपोल मोमेंट नियर अबाउट 0 आता है, लेकिन सिस फॉर्म का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं आता है। और इस वजह से हम ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल आपका सिस है या ट्रांस है। ठीक है, तो किसी भी एल्कीन के अंदर हमें अगर ये बताना हो कि वो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो भी हम डायपोल मोमेंट जो है वो निकाल के बता सकते हैं। इसके अलावा एक बिल्कुल लास्ट एप्लीकेशन है भाई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड को बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, ये बेंजीन है भाई, इसको बेंजीन बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन, फॉर्मूला होता है इसका C6H6, तो ये बेंजीन आपका है। ओके, अब यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ क्लोरीन लगाता हूँ एक, ठीक है, और एक क्लोरीन में यहाँ लगाता हूँ। ऐसे में दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ, एक यहाँ लगाया हुआ है और एक यहाँ लगाया हुआ है, और एक इसी तरीके से यहाँ लगाया हुआ है और यहाँ लगाया हुआ है। ओके, तो होता क्या है, देखिए इस तरह की जो फॉर्म होती है जिसमें बिल्कुल फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान ले, सेकंड पे आ गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अगर ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थोफॉर्म, ये ऑर्थोफॉर्म है। फर्स्ट और थर्ड पे लगे उसको बोलते हैं मेटाफॉर्म। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड फोर्थ पे लगे हुए हैं तो पैराफॉर्म। तो 3 तरह के फॉर्म होती हैं, ऑर्थोफॉर्म, मेटाफॉर्म और पैराफॉर्म हमेशा। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा भी इसमें से ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है, जो कंपाउंड हमें दे दिया, अब उसके अंदर हमें ये पता करना हो कि भाई वो ऑर्थोफॉर्म है, मेटाफॉर्म है या पैराफॉर्म है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, ये और ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ तो आएगा। ऐसे ही इसकी डायरेक्शन होगी ये और इसकी डायरेक्शन होगी ये, इसका भी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। और इसकी डायरेक्शन होगी बिल्कुल ये और इसकी डायरेक्शन होगी बिल्कुल ये, तो इसका भी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट तो आना चाहिए, क्योंकि एटम सेम है। अब देखो यहाँ जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है 60 डिग्री का। यहाँ जो इनके बीच में एंगल बनता है, एक तो देखिए ये वेक्टर हो गया और एक आपका ऐसे ये वेक्टर हो गया ये वाला, तो ये इनके बीच जो एंगल बना कितने का बनेगा, ये 60 डिग्री का बनेगा। ऐसे ही अगर यहाँ बात करें तो एक तो ऐसे हो गया, एक ऐसे होगा, तो जो एंगल बनता है ये 120 का बनता है। ठीक है, हमेशा। और यहाँ पर कितने का बनेगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे अपोजिट हो गए तो मतलब ये 180 का बनेगा, है ना, क्योंकि दोनों एटम सेम है, Cl है। इसका मतलब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो जो डायपोल मोमेंट इसका होगा वही डायपोल मोमेंट इसका भी होगा, मतलब μ1 भी उतना ही होगा और μ2 भी उतना ही होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनता था, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos 60, है ना, क्योंकि ये सेम है दोनों के दोनों, तो ये कितना बनेगा 2 μ1 स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2 μ1 स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा। और cos 60 कितना होता है, cos 60 1 बाय कितना 2, आई थिंक तो ये होता है cos 60, चेक कर लीजिएगा भाई, मुझे थोड़ा सा ध्यान कम ही रहता है ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज का, बट आई होप कि cos 60 1/2 ही होता होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3 μ1 स्क्वायर आ गया। ठीक है, इक्वल टू, ऐसे इसमें निकालेंगे 120 के हिसाब से, और इसमें 32 में देखिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, कैंसिल ही कर देगा, क्योंकि μ1 और μ2 सेम ही है। और फॉर्मूला क्या बनेगा, μ1 माइनस μ2 बनेगा, बताया था मैंने कि अगर थीटा 180 हो तो कितना होता है, तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि इस केस में डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 0। तो पैरा वाले केस में क्या होता है, पैरा वाले केस में आपका डायपोल मोमेंट जो है वो सबसे कम आएगा, और उसके बाद मेटा में उससे थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, ऑर्थो में सबसे ज्यादा आएगा। तो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी। तो डायपोल मोमेंट के बेस पे हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड दिया गया है वो ऑर्थो आइसोमर है, पैरा वाला है या मेटा वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने की। समझ में आ गया। अब देखिए अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता, मान लीजिए यहाँ CH3 लगा हुआ है और एक CH3 यहाँ लगा हुआ है और एक CH3 यहाँ लगा हुआ है। अब अगर इसके रिजल्टेंट की बात हम करें तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट आपका 0 आएगा भाई।
ठीक है। जीरो कैसे आएगा, देखिए इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये इसकी ये और इसकी ये, तो इसका रिजल्टेंट तो यहाँ आएगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, इसका रिजल्टेंट ये, इन दोनों से करेंगे तो ओवरऑल कैंसिल कितना आएगा यहाँ पे, जीरो आएगा। तो इस तरीके से देखना आपको आना चाहिए भाई, बोर्ड एंगल आपको पता होनी चाहिए बस कि डाइपोल मोमेंट कितना आ सकता है। इसका जीरो नहीं आ सकता, देखो मान लो यहाँ से S3 है, यहाँ से S3 है और यहाँ से S3, अब यहाँ रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा क्योंकि सारे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट तो इसका जरूर आएगा। ठीक है, तो यही आपसे कह रहा है कि इस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट की हेल्प से किन किन चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक आपका डाइपोल मोमेंट का, और क्या इसकी एप्लीकेशंस है वो हमने पता कर ली। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आज, जितना हमारे पास टाइम अवेलेबल है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उस टॉपिक को कितना हम पढ़ सकते हैं। बट ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, दैट वाज डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट में अगर मैं आपके बोर्ड एग्जाम की बात करूं, स्कूल एग्जाम की बात करूं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आपसे पूछ जाता है, वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं भाई, एक तो मेरे पास NH3 है और एक मेरे पास NF3 है, तो इसमें सबसे ज्यादा आयनिक डाइपोल मोमेंट किसका होगा, है ना। दोनों की ज्योमेट्री लगभग सिमिलर होती है, ये यहाँ पर ये होता है ऐसे और यहाँ पर होता है ये ऐसे। ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। दिखने में ऐसा लगता है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो इसका ज्यादा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड तो ये होता है कि भाई इसका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो रियल में आता है वो आता है ये कि NH3 का ज्यादा होता है NF3 से। क्यों होता है वो देखना है। देखिए देखने का कारण ये है, देखिए यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी इस तरह से, और हमेशा लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, सेंट्रल एटम से हमेशा लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर डायरेक्शन ये होगी और एक ये होगी। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में ही जाएंगे, रिजल्टेंट जो आएगा इसका बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पर तीन एक डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन जो एक है वो उनके बिल्कुल अपोजिट में आ रहा है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ ना कुछ कम होके आएगा। दैट्स वाई NH3 का जो डाइपोल मोमेंट होता है आपका वो NF3 से ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे सोल्व करना है, अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है 2 या 3 मार्क्स में कि वाई NF3 हैव लेस डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू NH3। ओके, तो ये था एक टॉपिक छोटा सा, बिल्कुल वो ध्यान आ गया, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब नया टॉपिक करते हैं स्टार्ट। देखिए भाई, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनते हैं कब, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं भाई आपके जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये बात समझ लीजिए भाई पहले तो, कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड आपके बनते हैं जब आपके दो एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एटम का s ऑर्बिटल है ये, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, दूसरे एटम का भी एक s ऑर्बिटल है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे ओवरलैप करेंगे और उस ओवरलैपिंग की वजह से वो क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हमें ऐसा दिख रहा है कि इसमें घूम रहा है, ऐसे ही वाला जो इलेक्ट्रॉन है हमें लग रहा है कि इसमें ऐसे घूम रहा है, तो एक्चुअल में तो कोई भी नहीं घूम रहा है ना, एक्चुअल में तो वो इसी में पड़ा है, ये इसी में पड़ा है, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे के ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। जब दो एटम के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो उस ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनेगा, उस ओवरलैपिंग की वजह से आपका कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनेगा। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड जो हमारे होते हैं भाई, कोवलेंट बॉन्ड हमारे ओवरलैपिंग की वजह से दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड जो है, मेनली तो कई दो तीन तरह के बनते हैं, 4 तरह के भी बन सकते हैं, लेकिन सिलेबस में आपके मेनली 2 ही तरह के कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज्यादा बताए जाते हैं। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको, मतलब पढ़ने तो मैं 2 ही है, मैं 2 ही पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, तो लेकिन मैं बता मोस्टली सभी दूंगा आपको क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बात हम कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, किसके बेस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। तो मेन सबसे पहले जो होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा कोवलेंट
बॉन्ड, ठीक है, कौन सा, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आपका होता है पाई कोवलेंट बॉन्ड, पाई कोवलेंट बॉन्ड। ये दो बॉन्ड तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने ही है भाई चैप्टर में, इन दोनों तरह के बॉन्ड का तो बहुत ज्यादा यूज जो है वो हमें करना है। इसके अलावा एक डेल्टा बॉन्ड भी होता है भाई, ऐसे डेल्टा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये भी आपका किसमें आता है, कोवलेंट बॉन्ड में आता है, डेल्टा कोवलेंट बॉन्ड, ओके। और इसके अलावा एक फाई कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है, बट इतना ज्यादा हमें नहीं घुसना है डीप में इसके, क्योंकि हमारे यूज के नहीं है फिलहाल, ये सिलेबस में भी नहीं है हमारे, तो हमें इन्हीं दो के बारे में ज्यादातर डिस्कस करना है। एक तो अबाउट द सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड और एक हमें डिस्कस करना है अबाउट द पाई कोवलेंट बॉन्ड। इन दो बॉन्ड्स के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं लेनी है, इनका कोई यूज फिलहाल अभी नहीं है, बट इस तरह कोवलेंट बॉन्ड भी बन सकते हैं, दैट इज डेल्टा कोवलेंट बॉन्ड और पाई कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। तो ये टॉपिक बहुत आसान सा है, बहुत काम भी आएगा आपको, जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे पढ़ाना है उस टॉपिक में इसका यूज है पहले बहुत अच्छे से, तो इसलिए मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं। दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड आपके होते हैं, एक आपके होते हैं सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे आपके होते हैं पाई कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम क्या सीखेंगे, अब हम ये सीखेंगे कि सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, यानी किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, कैसे ओवरलैप करेंगे कि सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बने, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए किस तरह के ऑर्बिटल्स को हमें ओवरलैप करवाना है, कौन कौन से ऑर्बिटल ऐसे जो ओवरलैप करेंगे और कैसे ओवरलैप करेंगे। उन दो बातों पे हमें इन दो टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आसानी से डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए जी, तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अबाउट द सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, अब ये सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई, या कैसे बनता है, जब दो ऑर्बिटल्स के बिल्कुल किनारे एंड्स आपस में ओवरलैप करेंगे, जैसे ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका ये किनारा है, सारे किनारे में आते हैं, और दूसरा एस ऑर्बिटल ये है, ये भी किनारे, दो ऑर्बिटल्स के बिल्कुल जो ये ऐड के हैं ये अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो ऐसे ओवरलैपिंग को बोलते हैं सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, या हेड टू हेड भी बोल सकते हैं कि जब वो सिर से सिर मिला के ओवरलैपिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए ये ऑर्बिटल है दो, तो अगर ये ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं एंड टू एंड, तो ऐसे ओवरलैपिंग को बोलते हैं सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसे और क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पी ऑर्बिटल की शेप बताई थी, तो ये मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसी ऐसा ही अगर एक दूसरा पी ऑर्बिटल भी आता है तो ये इस तरीके से ओवरलैप करेगा, देखो तो ये बिल्कुल इनके हेड है ना, ये इनका हेड हो गया, तो अगर ये हेड से हेड ओवरलैप कर रहे हैं इस तरीके से, तो इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, या या तो कुछ है ही नहीं, तो ये कैसे बनाते हैं, या तो हम कहेंगे एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, ठीक है, या और क्या कहेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग की वजह से या हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। तो कौन कौन से ऑर्बिटल ऐसे हैं जो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, अगर दो s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, दो एटम्स के s ऑर्बिटल नियर सेम एनर्जी के होने चाहिए, अगर वो आपस में ओवरलैप करेंगे तो वो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। इसके अलावा अगर दो pz ओवरलैप करेंगे, देखिए भाई अब की बार मैं इस एक्सिस को pz मान रहा हूं, z मान रहा हूं, इसको हम मान सकते हैं x, इसको हम मानेंगे y और इसको हम मानेंगे z। तो अगर वो pz, x भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, y मान सकते थे, अगर वो pz और, लेकिन कन्वेंशनली हमने pz ही माना है, तो pz अगर pz से ओवरलैप कर रहा है इस तरीके से, तो भी वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा अगर एक s और एक pz ओवरलैपिंग करता है, एक s है और एक pz है, तो वो भी कैसा बॉन्ड बनाएगा, वो भी आपका सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाएगा। तो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड किन तरीकों से बन सकता है, तीन तरह के ऑर्बिटल से सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, एक आपका बन सकता है एस एस की वजह से,
एक आपका बन सकता है पीजेड पीजेड की वजह से, और एक आपका बन सकता है एसओ पीजेड की वजह से। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो अबाउट द सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड जो होता है भाई, इसकी खास बात क्या होती है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं बता रहा हूँ। तो वो सब बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैंने इसको सिर्फ स्टार्ट किया टॉपिक को, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, पाई क्या होता है। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री सीखने के लिए। ऑल द बेस्ट।